In the last video, we were discussing about this problem. अचानक से लाइट चली गई थी, इस करके वो बीच में रह गया था. So let us complete this. तो भी ये करंट हमारा आ गया था E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. तो EMF है 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 2 + 2 4, तो ये 1 एम्पियर हो जाएगा. So current flowing through this connector is 1 एम्पियर. तो फिर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स आएगा इस तरफ. फोर्स होता है IL क्रॉस B. तो L क्रॉस B की डायरेक्शन इस तरफ आएगी. और I की वैल्यू 1 एम्पियर, लेंथ 1 मीटर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टेस्ला. तो ये आ जाएगा भी 2 न्यूटन. तो इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पे लेफ्ट की तरफ. तो फिर इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए इतना ही फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इस पे आगे की तरफ, टुवर्ड्स राइट. तो फिर ये वाला फोर्स हो जाएगा भी F, जो हमें लगाना पड़ेगा टुवर्ड्स राइट, and its value is 2 Newton. So this is the question. एक ये क्वेश्चन देखो जरा अभी. मान लो एक L शेप का कंडक्टर है. दिस इज एन L शेप कंडक्टर. इसकी दोनों साइड्स की लेंथ LL और इसको हमने एक एंड पे हिंज कर दिया. Suppose this end is M, this is N, and this is P. And this is kept in a magnetic field B, and direction of B is inwards. And now this conductor is rotated about point M with angular speed omega. और हमने इस पूरे कंडक्टर को पॉइंट M के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करना शुरू कर दिया इन मैग्नेटिक फील्ड B. So find EMF induced in the part NP. क्वेश्चन ये है भी, find EMF induced in length NP. तो जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है NP, इसमें कितनी EMF इंड्यूस होगी, तो ये आपने इसमें बताना है. तो देखो इसके लिए अगर हम यहां से डिस्टेंस x पे यहां से डिस्टेंस x पे एक एलिमेंट ले लें dx लेंथ का, और मान लो इस एलिमेंट का डिस्टेंस पॉइंट M से R के इक्वल है. तो फिर इस एलिमेंट की वेलोसिटी होगी ओमेगा R और ये वेलोसिटी होगी R के परपेंडिकुलर. ये एंगल थीटा मान लो अगर, तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा. तो फिर ये जो एलिमेंट है भी लेंथ dx का, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा भी. तो व्हाट इज स्मॉल EMF इंड्यूस्ड इन दिस
एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। तो इसमें जो स्मॉल ईएमएफ आएगी बीई, जैसे फार्मूला होता है BVL, तो इस फार्मूले में तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब देखो जो एलिमेंट है इसकी लेंथ dx इस तरफ है, तो अगर हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दें, एक कंपोनेंट ये वाला v cos थीटा और एक कंपोनेंट ये वाला v sin थीटा, अब जो v cos थीटा कंपोनेंट है वो dx लेंथ के पैरेलल है, तो फिर v cos थीटा की वजह से कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। सो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड ओनली ड्यू टू v sin थीटा। तो फिर इसके अंदर जो स्मॉल ईएमएफ है वो आ जाएगी b, वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा v sin थीटा, और लेंथ इसकी है dx, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर नेट ईएमएफ आ जाएगी इन पार्ट NP। तो v की वैल्यू पुट कर दो ओमेगा r, now r sin theta is equal to x from this triangle, r sin theta is equal to x। और x की लिमिट आ जाएगी 0 से लेके L तक। टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा भी हाफ b ओमेगा L स्क्वायर। एक तो इसको करने का ये मेथड है भी, मेथड 1, और जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो हम v क्रॉस b से निकाल सकते हैं। देखो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b, क्योंकि v क्रॉस b के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, तो v क्रॉस b के अपोजिट इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो फिर इसका मतलब v क्रॉस b की डायरेक्शन वाला साइड पॉजिटिव हो जाएगा और v क्रॉस b के अपोजिट वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जैसे वेलोसिटी इस तरफ है, यानी v sin थीटा इस तरफ है और b अंदर की तरफ है, तो इस वाली वेलोसिटी को तो छोड़ ही दो क्योंकि इसकी वजह से कोई ईएमएफ नहीं आएगी, तो वेलोसिटी आप इसको मानो, तो वेलोसिटी नीचे है और b अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b आएगा इस तरफ टूवर्ड्स राइट, तो ये वाला एंड पॉजिटिव होगा और ये वाला एंड नेगेटिव होगा, यानी इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो इस तरीके से होगी। तब इसमें ईएमएफ इंड्यूस इस तरह से होगी, ये वाली साइड पॉजिटिव होगी और ये वाली साइड नेगेटिव होगी, एंड वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज हाफ b ओमेगा L स्क्वायर। अब इसको करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है भी, जैसे हमने किया था कि जब किसी कंडक्टर को हम रोटेट करते हैं एक एंड के अबाउट, तो उस एंड और सेकंड एंड के बीच जो ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट इज हाफ b ओमेगा L स्क्वायर। तो अगर मान लो जो ये वाला पार्ट है mn, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है मान लो E1,
और E1 की वैल्यू होगी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर फ्रॉम दैट प्रीवियस फॉर्मूला। और फिर जो टोटल ईएमएफ हो जाएगी एम से लेकर पी तक, वो हो जाएगी E1 प्लस ई। टोटल ईएमएफ हो जाएगी E1 प्लस ई, दोनों की मिला के। अब कंसेप्ट ये भी, अगर सपोज मैं एक कंडक्टर यहाँ पे लगा दूं एम और पी के बीच, तो फिर जो ईएमएफ इस स्ट्रेट कंडक्टर में जनरेट होगी वही ईएमएफ इन दोनों में मिला के होगी। ठीक है भी। तो जो ईएमएफ इस स्ट्रेट कंडक्टर एमपी में होगी वही इन दोनों में मिला के होगी एमएन और एनपी में। और मान लो इसमें ईएमएफ है E2, तो फिर E2 की वैल्यू हो जाएगी हाफ बी ओमेगा इनटू इसकी लेंथ का स्क्वायर, इसकी लेंथ होगी √2L। तो फिर आ जाएगी हाफ बी ओमेगा 2L स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू E2। तो E2 शुड बी इक्वल टू E1 प्लस ई। तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी E2 माइनस E1। E2 is b omega L square and E1 is half b omega L square। तो फिर आ जाएगा भी हाफ b ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है, तो सेम आंसर आ गया जो पहले आया था अभी। तो दिस इज सेकंड मेथड। आप देखो इसको ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो जैसे इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 है, इसमें E है और इसमें E2 है। तो आफ्टर ज्वाइनिंग दिस स्ट्रेट कंडक्टर फ्रॉम M to P, अब ये कंप्लीट लूप बन गया भी है। सो दिस इज कंप्लीट लूप। कंप्लीट लूप M N P M। और इसमें से जो फ्लक्स पास होगा, इस लूप का एरिया मान लो A है, तो जो फ्लक्स इसमें से पास होगा वो हो जाएगा B इंटू एरिया, B अंदर की तरफ है। और जब ये लूप पूरा रोटेट करेगा तो इसका एरिया तो कांस्टेंट रहेगा, और एरिया कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है, तो फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर फ्लक्स कांस्टेंट है इसके थ्रू, तो फिर इसमें नेट ईएमएफ 0 होनी चाहिए। तो नेट ईएमएफ 0 होनी चाहिए बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है माइनस d∅/dt। और अगर फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो फिर ईएमएफ 0 होनी चाहिए। तो फिर इस पूरे सर्किट के अंदर नेट ईएमएफ 0 होगी। और जो नेट ईएमएफ होगी इसकी, वो होगी, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव ले लें तो वो होगी E2 माइनस E माइनस E1। मतलब E1 और E करंट इस तरह भेजना चाहेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, लेकिन जो E2 है वो करंट इस तरह भेजना चाहेगी। तो E2 विल अपोज E1 एंड E। तो फिर नेट ईएमएफ हो जाएगी E2 माइनस E माइनस E1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी E2 माइनस E1। तो आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो भी।
कि नेट ईएमएफ पूरे लूप के अंदर 0 होनी चाहिए। ठीक है भी। तो भी हमारा ये जो मोशनल ईएमएफ वाला पार्ट है ये फिनिश हो गया। अब सेकंड इसका मेथड था भी, वी वर डिस्कसिंग अबाउट मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फर्स्ट मेथड था कि हम लूप को ट्रांसलेट करके, रोटेट करके या उसका एरिया चेंज करके हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। तो ये पार्ट हमारा फिनिश हुआ। अब सेकंड मेथड था भी इसका, by changing magnetic field and loop is kept stationary. So the second method of producing induced EMF, by keeping the loop stationary and changing the value of magnetic field. तो इस मेथड से देखते हैं भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, क्या फॉर्मूला होगा उसका। तो व्हेन वी चेंज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड। तो व्हेन वी चेंज the value of magnetic field, with time, then an electric field is induced which applies forces on charged particles inside the conductor, which applies forces on charged particles inside a conductor, and EMF is induced. तो मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ई के इक्वल है, तो फिर किसी चार्ज पे जो फोर्स आएगा इनसाइड द कंडक्टर, तो फोर्स आ जाएगा Q इंटू ई। और अगर मान लो वो चार्ज अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है dl, तो फिर उस पर वर्क हो जाएगा dw, दैट इज f डॉट dl। f की वैल्यू पुट कर दो, तो ये वर्क डन आ गया भी q e डॉट dl। देन स्मॉल EMF इंड्यूस्ड इन दैट एलिमेंट, ये हो जाती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो q से q कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा e डॉट dl। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विल गिव यू नेट EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तो इसका ये फार्मूला हो गया। So this is basic formula to find induced EMF in a conductor when loop is kept stationary and value of magnetic field is changed. जो मोशनल EMF थी उसका ये फार्मूला था भी, V क्रॉस B डॉट dl। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है EMF के लिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स।
तो here electric force is responsible for the production of EMF. लेकिन अगर हम फ्लक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्लक्स चाहे जिस मर्जी मेथड से चेंज हो रहा हो, यानी बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या बाय चेंजिंग एरिया और एंगल, तो किसी लूप के अंदर फिर जो नेट ईएमएफ का फार्मूला होता है तो वो होता है -d∅/dt। तो ये फ्लक्स जिस मर्जी मेथड से चेंज हो रहा हो वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है भी, बस केवल जो मैकेनिज्म है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो डिफरेंट हो जाएगा। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा और इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर मान लो दोनों ही काम हो रहे हैं कि एरिया वगैरह भी चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, तो फिर दोनों फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं अभी। तो मान लो ये कोई एक सिलेंड्रिकल रीजन है, तो कंसीडर ए सिलेंड्रिकल रीजन of radius r। और मान लो इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड B प्रेजेंट है। B इज सपोज इन द इनसाइड डायरेक्शन। जो सिलेंडर की लेंथ है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर and suppose there exists a magnetic field B in the inside direction. Let this magnetic field is changing. Let this magnetic field is changing at the rate dB/dt। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ dB/dt। और हमने इसमें एक लूप रख दिया अभी। सपोज हमने इसमें एक लूप रख दिया, कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस स्मॉल r। Then what will be induced EMF in this loop? And what is the value of induced electric field? तो अब देखो भी, अगर हम लूप की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव मान लें तो फिर इसमें जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप, तो फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू एरिया, BA cos थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन एरिया वेक्टर विल बी आउटवर्ड, तो दोनों में एंगल 180 हो जाएगा। एरिया πr² cos 180 तो आएगा -B इंटू πr²। और फिर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी पूरे लूप के अंदर ये आएगी -d∅/dt। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भी, और ये आएगा πr², πr² तो कांस्टेंट है, इंटू dB/dt। सो दिस विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये पॉजिटिव आई है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Now we have to find what is electric field at a distance r from the center. देखो, अब जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आई है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. An electric field is induced, electric field is produced. तो फिर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा इस पॉइंट पे, मतलब एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप. यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा जिसकी वजह से चार्जेस पे फोर्स लगा और उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई. तो फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए, क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो फिर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे इस तरफ होनी चाहिए अलोंग द टेंजेंट. तभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगाएगा और फिर चार्ज ऐसे घूमना स्टार्ट करेंगे. Hence EMF is produced in anti-clockwise direction. तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए इस पॉइंट पे अलोंग द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और फिर जो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फार्मूला ये भी है, भी इंटीग्रल E डॉट dl. तो E को पुट कर दो इंटीग्रल E डॉट dl, और ये इंटीग्रेशन अगर पूरे लूप के ऊपर है तो यहाँ सर्कल आ जाएगा, दैट इज माइनस डी फाई अपॉन डी टी. तो अगर हम यहाँ पे डीएल एलिमेंट लें छोटा सा, तो ई और डीएल दोनों की डायरेक्शन सेम होगी. तो फिर ई डॉट डीएल ये हो जाएगा ई इंटू डीएल कोस 0, क्योंकि ई और डीएल के बीच का एंगल 0 डिग्री है. कोस 0 1 हो जाएगा, और माइनस डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू दिस पाई आर स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी. अब ई तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ई हर पॉइंट पे सेम होगा. जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो किसी इस पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, यानी अलोंग द टेंजेंट होगा. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, किसी इस पॉइंट पे इस तरफ हो जाएगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द टेंजेंट टू द लूप. और फिर ए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ई विल बी सेम एट एवरी पॉइंट, और इंटीग्रल डीएल विल बिकम द टोटल लेंथ ऑफ दिस लूप which is 2 pi r. तो r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से भी e की वैल्यू आ जाएगी r/2 इंटू डी बी अपॉन डी टी. तो ये फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का भी. So this electric field is generated due to the change in magnetic field. Due to changing magnetic field. इसके अलावा भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगा ये बेसिकली, अगर हम एक बार लूप को हटा के देखें
तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यहाँ पे होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हेयर इज बेसिकली in the form of closed loop. So this is electric field line. तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यहाँ पे होंगी, they will be in the form of closed loops. तो इस पूरे रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा and electric field lines will be concentric circles. So all these are electric field lines in the form of concentric circles. ठीक है, and at any distance r from the center, value of electric field is r by 2 dB upon dt. वैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, बट वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के लिए होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप्स एंड दैट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय स्टेशनरी चार्जेस, दैट इज बाय मूविंग चार्जेस. तो फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस होगा, so that is non-conservative type. So this electric field is of non-conservative nature. तो फिर इनके रिस्पेक्ट में हम पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते. पोटेंशियल कैन नॉट बी डिफाइंड, क्योंकि मान लो अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग ट्रेवल करें एंड वी नो दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट करके एक पूरा चक्कर काट के वापस आए, तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन पोटेंशियल शुड डिक्रीज अलोंग दिस लाइन, और डिक्रीज करते करते जब वापस उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो पोटेंशियल काफ़ी डिक्रीज हो चुका होगा, यानी फिर इस पॉइंट पे पोटेंशियल पहले से कम हो जाएगा. बट हाउ दैट इज पॉसिबल कि एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग पोटेंशियल हो. सो पोटेंशियल कांट बी डिफाइंड corresponding to these non-conservative electric field. ठीक है. इसके बाद अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सिलिंड्रिकल रीजन के बाहर भी जनरेट होगा. जैसे ये सिलिंड्रिकल रीजन था हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर भी जनरेट होता है, मतलब किसी इस पॉइंट पे. अब ये डिस्टेंस r मान लो, सो दिस फॉर्मूला इज फॉर r लेस देन इक्वल टू r, यानी अंदर के पॉइंट्स के लिए. और अगर बाहर के पॉइंट्स के लिए निकालना है फॉर r ग्रेटर देन r, तो तब कैसे निकालेंगे? तो अगेन अगर यहाँ पे भी हम एक लूप ले लें ऐसे ही, देखो लूप यहाँ पे चाहे प्रेजेंट हो चाहे ना प्रेजेंट हो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंड्यूस होगा ही. अगर लूप प्रेजेंट है तो फिर उसमें ईएमएफ आ जाएगी, और लूप अगर नहीं है तो फिर ईएमएफ नहीं होगी. बट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंड्यूस्ड irrespective of the presence of loop or not. तो अब लूप को अगर ऐसे रख दें हम, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E होता है, and apply this law. Integral E dot dl equal to minus d phi upon dt. यहाँ पे phi की वैल्यू आ जाएगी b इंटू एरिया,
अब यहाँ पे एरिया आएगा भी पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो केवल रेडियस कैपिटल आर तक ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है इस रीजन में, तो मैग्नेटिक फील्ड केवल इसी रीजन में प्रेजेंट है, तो फिर एरिया इसी रीजन का आएगा, दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं तो फिर इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ पॉजिटिव होगा, बी अंदर की तरफ है तो एंगल 180 हो जाएगा, और फिर आ जाएगा माइनस बी इंटू पाई आर स्क्वायर। अब जो इंटीग्रल ई डॉट डी एल है भी, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी ई इंटू 2 पाई आर, सेम तरीके से, और माइनस डी फाई अपॉन डी टी यहाँ से आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी अपॉन डी टी। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर अपॉन 2 आर इंटू डी बी अपॉन डी टी। So this is electric field for any outside point and this for inside point. तो ये क्वेश्चन नंबर 42 है भी, पेज नंबर 44 पे। So there is a cylindrical magnetic field which increases with time at the rate of 0.6 Tesla per second. The electric field at a point within cylindrical region at a distance r from its center. तो ये अंदर के पॉइंट पे पूछ रहा है भी, तो अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है r/2 इंटू डी बी अपॉन डी टी। तो r की वैल्यू 2 है और डी बी अपॉन डी टी 0.6, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 0.6 वोल्ट पर मीटर, तो ये आंसर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो मान लो भी ये कोई एक अगेन सिलिंड्रिकल रीजन है, in which some magnetic field is present in the inside direction and magnetic field is increasing at the rate of dB upon dt। ये इसका सेंटर है। सपोज हमने एक कंडक्टर इसकी रेडियस के अलोंग रख दिया अभी, ये कोई कंडक्टर है अभी, a conductor of length r is placed along the radius of this region. So what is the EMF induced in this conductor? तो इस कंडक्टर में कितनी EMF आएगी, तो ये हमने बताना है। तो भी इसका आंसर होगा 0। तो इसमें इंड्यूस्ड EMF आएगी 0। नाउ थिंक व्हाई, ट्राई टू फाइंड योरसेल्फ। तो देखो, जो इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला होता है ये होता है इंटीग्रल E डॉट डी एल। इंटीग्रल E डॉट डी एल ये फार्मूला होता है भी। तो अगर हम यहाँ पे कोई डिस्टेंस L पे एक एलिमेंट लेते हैं लेंथ dl का, तो dl लेंथ इस तरफ होगी टुवर्ड्स राइट, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा
वो इस तरफ होगा भी, फ्रॉम आवर प्रीवियस डिस्कशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इस तरफ होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल ये आपस में परपेंडिकुलर हो गई, तो फिर जो ये डॉट प्रोडक्ट है ई डॉट डीएल, इसकी वैल्यू हर एलिमेंट पे 0 हो जाएगी। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम्स इक्वल टू 0। ठीक है भी। अब इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी। अगेन मान लो भी ये सिलेंड्रिकल रीजन है ऑफ रेडियस कैपिटल आर। in which magnetic field is increasing at the rate of dB upon dt। अब एक कंडक्टर हमने ऐसे रख दिया अभी एज ए कोड। एक कंडक्टर हमने ऐसे रख दिया इन द फॉर्म ऑफ कोड ऑफ दिस सर्कल, और मान लो इसकी टोटल लेंथ है L कंडक्टर की, और इसका डिस्टेंस सेंटर से है H। तो व्हाट इज EMF इंड्यूस्ड इन दिस कंडक्टर? सो दिस इज कंडक्टर ऑफ लेंथ L। तो व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड इन दिस कंडक्टर? तो यहाँ पे कुछ EMF आएगी, तो उसको निकालने के लिए फिर भी वी हैव फार्मूला इंटीग्रल E डॉट डी एल। तो यहाँ से अगर हम सपोज इसको निकालने के लिए भी, तो यहाँ से अगर डिस्टेंस x पे हम एक एलिमेंट ले लें लेंथ dx का, और इसका यहाँ से डिस्टेंस मान लो r, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस तरफ, और E की वैल्यू होगी r/2 dB अपॉन dt, और ये एंगल थीटा मान लो, तो फिर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और फिर इस स्मॉल पार्ट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी तो वो हो जाएगी E डॉट डी एल, यानी E डी एल कॉस थीटा, या डीएल की जगह पे dx आ जाएगा इसकी लेंथ, तो E dx cos थीटा। इंटीग्रेटिंग दिस विल गिव यू टोटल EMF। ये E की वैल्यू पुट कर दो भी यहाँ पे r/2 इंटू dB अपॉन dt। और जो r cos थीटा है भी वो h के बराबर हो जाएगा। तो r cos थीटा को रख दोगे h के बराबर, तो ये आ जाएगा h/2 dB अपॉन dt। ये सारा कांस्टेंट है, और अंदर बचेगा dx, और x की लिमिट आ जाएगी -L/2 से +L/2। तो फिर आ जाएगा भी dx का इंटीग्रेशन x आएगा, लिमिट पुट करोगे तो L/2 माइनस माइनस L/2, तो ये L हो जाएगा। तो फिर आ जाएगा हाफ इंटू L इंटू एच इंटू dB अपॉन dt। So this is value of induced EMF produced in this conductor of length L.
एक तो इसका मेथड करने का ये है भी, इसको करने का सेकंड तरीका ये है, देखो अगर हमने इस मेथड से नहीं करना, तो अगेन मान लो जैसे ये कंडक्टर है, दिस इज h एंड दिस इज टोटल लेंथ l। तो मान लो इस कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ है टोटल E। Suppose if I place two more conductors like this along the radius, एक यहाँ पे रख दें और एक यहाँ पे रख दें, तो फ्री हो जाएगी, ये बन गया आप कंप्लीट लूप। सो दिस बिकम्स कंप्लीट लूप। इस लूप का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देन फ्लक्स से पासिंग थ्रू दिस लूप is B into area, and then total EMF induced in this loop is d phi upon dt. ये E टोटल EMF है इसके अंदर। और मान लो इस पार्ट में EMF E है, इस पार्ट में E1 मान लो, इस पार्ट में E2 मान लो, तो फिर इन तीनों का सम हो जाएगा E टोटल, यानी E टोटल इज इक्वल टू E प्लस E1 प्लस E2 इक्वल टू दिस। ठीक है, तो भी टोटल जो EMF है इस लूप की वो इतनी हो गई। और मान लो ये जो EMF इंड्यूस हुई है, इसका कुछ पार्ट मान लो E इस कंडक्टर में इंड्यूस हुआ है, कुछ E1 इसमें और कुछ पार्ट E2 इसमें। बट जो ये कंडक्टर से जो ये रेडियस के अलोंग रखे हुए हैं अभी, तो इनमें इंड्यूस्ड EMF जीरो होगी फ्रॉम दिस डिस्कशन। इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड अलोंग द रेडियस, तो उसमें इंड्यूस्ड EMF जीरो होती है। तो फिर यहाँ पे E1 और E2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो फ्रॉम हेयर E की वैल्यू आ जाएगी सेम जो पहले आई थी, हाफ LH dB अपॉन dt। ठीक है, तो सेम आंसर आ जाएगा। देखिए पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 48 देखो भी। स्क्वायर कंडक्टिंग लूप 20 सेंटीमीटर ऑन साइड, तो ये लूप है भी PQRS is placed in a magnetic field. The center of a square coincides with the center of magnetic field. तो स्क्वायर का सेंटर और जो ये सिलेंड्रिकल रीजन है इसका सेंटर दोनों एक ही जगह पे है। The magnetic field is increasing at the rate of 10 टेस्ला पर सेकेंड, और dB अपॉन dt हमें दे रखा है 10 टेस्ला पर सेकेंड। Find the potential difference VR minus VQ। तो पॉइंट R और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये हमने बताना है।
चलो पहले ये निकालते हैं अभी, इसमें टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी। तो टोटल फ्लक्स इसमें होगा बी इंटू एरिया, और फिर जो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आ जाएगी मैग्नीट्यूड में डी फाई अपॉन डी टी, यानी एरिया इंटू डी बी अपॉन डी टी। तो एरिया है 20 का स्क्वायर, यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी बी अपॉन डी टी 10। तो ये 0.4 आ जाएगा, 0.4 वोल्ट। So total EMF induced in the loop is 0.4 वोल्ट, और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी इस तरह से होगी। और इन चारों पार्ट्स में जो EMF इंड्यूस होगी वो चारों पार्ट्स में सेम होनी चाहिए, बिकॉज all the four parts are placed symmetrically with respect to the center। तो सेंटर के रिस्पेक्ट में सभी की पोजीशन सेम है, तो इन सभी पार्ट्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम होनी चाहिए। तो फिर हर एक पार्ट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो इसका 1/4 हो जाएगी, यानी 0.1 वोल्ट इसमें, 0.1 वोल्ट इसमें, 0.1 वोल्ट इसमें, और 0.1 वोल्ट इसमें। और फिर जो करंट आएगा भी सर्किट में, तो करंट आएगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट आ जाएगा, टोटल ईएमएफ है 0.4 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4 + 1 + 2 + 3, ये 10 ओम हो जाएगा। तो करंट आएगा 0.04 एम्पियर। Now what is VR minus VQ? Now think yourself, your answer should come out to be this। तो एक बार खुद सोचो, उसके बाद आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करो। तो देखो भी कैसे करेंगे इसको। हमने VR माइनस VQ निकालना है। तो देखो जो ये 2 ओम के रेजिस्टेंस हैं, इन जैसे इसका 2 ओम है, इसका 3 ओम है, तो अब इसको यहाँ पे शो कर दो, इसको रेजिस्टेंस को ऐसे, इसको एज ए बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मान के चलो इसको। तो इसको यहाँ पे शो कर दो इस तरीके से भी। तो अभी हमने ये रेजिस्टेंसेज इस तरह से शो कर दिए यहाँ पे। और फिर जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते थे कि R से लेकर Q तक चले जाओ, तो फिर क्या आ जाएगा, VR माइनस 0.1। अब इसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन मान के आप कर सकते हो। फिर +2I इक्वल टू VQ। तो यहाँ से VR माइनस VQ आ जाएगा 0.1 - 2I, और फिर आपका आंसर आ जाएगा ये 0.02 वोल्ट। So this is how to do this. Similarly, you can find potential difference between any 2 points. इसके बाद ये क्वेश्चन देखोगी, क्वेश्चन नंबर 46। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। A line charge lambda per unit length is pasted uniformly
onto the rim of a wheel of mass m and radius r। ये कोई व्हील है भी एक मास m और रेडियस r का, और यहाँ पे हमने कोई एक लाइन चार्ज पेस्ट कर दी है इसके सरकमफ्रेंस पे, जिसका जो चार्ज है दैट इज लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है। तो फिर टोटल चार्ज जो इस पे हो जाएगा Q, तो वो हो जाएगा लैम्बडा इंटू 2πr, लैम्बडा इंटू इसकी लेंथ 2πr। द व्हील हैज लाइट नॉन कंडक्टिंग स्पोक्स, ये नॉन कंडक्टिंग और लाइट स्पोक्स हैं भी ये वाली। एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस एज शोन इन फिगर। तो इस व्हील को हम एक रिंग मान के चलेंगे, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। And this wheel is free to rotate about this axis. A uniform magnetic field extends over a radius region given by B equal to minus B naught K cap for R less than A and A less than R, यानी इस रीजन के अंदर। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड केवल इतने इतने रीजन के अंदर है, और इसकी रेडियस है स्मॉल ए, इसकी रेडियस है स्मॉल ए, और मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ माइनस बी नॉट के कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में नीचे की तरफ। What is the angular velocity of the wheel when this field is suddenly switched off? और हमने अचानक से इस फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया, यानी पहले इसमें से फ्लक्स पास हो रहा था बी नॉट इंटू एरिया, और बाद में फ्लक्स अचानक जीरो हो गया। तो फिर जो ये व्हील है ये कितनी एंगुलर स्पीड से घूमना शुरू कर देगा। तो मान लो हमने टाइम dt के अंदर ये फील्ड को जीरो कर दिया। लेट विद इन स्मॉल टाइम dt फील्ड बिकम्स जीरो, यानी फील्ड चेंज होगा, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ, अलोंग द टेंजेंट इस तरफ होगी। क्योंकि अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ था, उसका फ्लक्स नीचे की तरफ था, और वो फ्लक्स कम हो रहा है। तो फिर अगर यहाँ पे कोई लूप होता तो उसमें इंड्यूस्ड करंट इस तरफ होना चाहिए, ताकि इस करंट का फ्लक्स भी नीचे की तरफ आए, और वो नीचे की तरफ घटते हुए फ्लक्स को घटने से रोक सके। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगा वो इस तरफ होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अब ये बाहर का पॉइंट हो गया अभी, तो बाहर के पॉइंट पे जो हमने फार्मूला किया था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो किया था r² / 2r इंटू dB/dt। यहाँ पे r की जगह पे a आ जाएगा, और इस r की जगह पे कैपिटल R आ जाएगा। तो फिर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फार्मूला हो जाएगा a² / 2r
इंटू डी बी अपॉन डी टी, और डी बी यहाँ पर बी नॉट के बराबर हो जाएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड 0 था, सॉरी इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट था, फाइनल 0 हो गया, तो फिर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट हो गया और टाइम डी टी। तो अब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस होगा इस सरकमफ्रेंस पे, इस पॉइंट पे इस तरफ, इस पॉइंट पे इस तरफ, इस पॉइंट पे इस तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी अचानक ही इंड्यूस होगा फॉर स्मॉल टाइम डी टी, और फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज क्यू पे फोर्स लगाएगा, वो फोर्स हो जाएगा ई इंटू क्यू, और फिर इस फोर्स का टॉर्क आएगा सेंटर के अबाउट, टॉर्क आएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल आर, ये टॉर्क हो जाएगा, और फिर टॉर्क इंटू टाइम डी टी, ये हो जाएगा एंगुलर इम्पल्स, एंड एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर इम्पल्स होता है टॉर्क इंटू टाइम, और टॉर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू आर ये टॉर्क हो गया, टॉर्क इंटू टाइम एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई ओमेगा। अगर मान लो फाइनली ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूमना शुरू कर देती है और इनिशियल रेस्ट पे था, तो इनिशियल 0 हो जाएगा। तो बस यहाँ से अब आई की वैल्यू निकालनी है, तो ई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे भी, डी टी तो कैंसिल हो जाएगा, आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर, ये क्यू की वैल्यू पुट कर दो लैम्बडा इंटू 2 पाई आर, तो भी आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एम को नीचे ले आओ, तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा लैम्बडा बी नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन एम आर, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो जो भी थ्योरी अभी तक हमने करी है उसके बेसिस पे आप ये सब्जेक्टिव के क्वेश्चन नंबर 19 तक कर सकते हो। और ऑब्जेक्टिव की ये वाली एक्सरसाइज अप टू पेज नंबर 44, सो दिस एक्सरसाइज 2 आप ट्राई कर सकते हो। तो अभी इस वीडियो में इतना ही करते हैं, रिमेनिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।